नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, प्राणी कार्यकी एवं प्रतिरक्षा विज्ञान की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम कार्यकी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र आदि पढ़ा और अभी हम परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक हम रक्त के संगठन के बारे में पढ़ रहे थे। रक्त का प्लाज्मा, उसके संगठन को पढ़ा। उसके बाद में जो रक्त कणिकाएं हैं उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने आरबीसी के बारे में डिटेल में अध्ययन किया था। आरबीसी क्या कार्य करती हैं, आरबीसी का उत्पादन कैसे होता है, इनकी कमी से क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। उसके बाद में दूसरी जो महत्वपूर्ण रक्त कणिकाएं हैं या रक्त कोशिकाएं हैं, जिनको श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड कार्पल्स या ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जिनको सामान्य भाषा में हम डब्ल्यूबीसी कह देते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स लगभग जो 1 से 2% पार्ट होती हैं कणिकाओं का। अधिकतर जो भाग है वो लाल रक्त कणिकाओं के रूप में पाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं जो डिफेंस का कार्य करती हैं, यानी शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण है, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित जो कोशिकाएं हैं वो प्रमुख रूप से डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से, चाहे वो बैक्टीरिया है या वायरस हैं या शरीर में बनने वाली कुछ कैंसर सेल्स हैं, उन सब को मारने का कार्य डब्ल्यूबीसी करती हैं। डब्ल्यूबीसी हैं ये, इनमें केशिका पारण की क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये रक्त केशिकाओं से बाहर निकलकर टिश्यू में भी जा सकती हैं और वहाँ पर भी ये इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, एक सुरक्षा प्रदान करती हैं। डब्ल्यूबीसी, जिसको शरीर का मोबाइल डिफेंस भी कहा जाता है, ये ब्लड के साथ साथ सर्कुलेट होती हुई बॉडी के सभी भागों तक पहुँचती हैं। केशिका पारण के द्वारा ये टिश्यू में पहुंच जाती हैं, वहाँ मैक्रोफाज या मास्ट सेल के रूप में स्थापित हो जाती हैं। तो इनका क्या कार्य है, ये कितने प्रकार की होती हैं, इसकी डिटेल में चर्चा हम इस व्याख्यान के दौरान करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसी को मोबाइल डिफेंस भी कहा जाता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये केंद्रक युक्त होती हैं। आरबीसी जैसे हमने देखा कि एक परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड सेल होती हैं। इसका केंद्रक जो होता है उसमें एक से लेके कुछ जो डब्ल्यूबीसी है उनमें एक लोब होती है, यानी एक पिंड होता है केंद्रक में। लेकिन अनेक जो डब्ल्यूबीसी हैं, जिसको हम देखेंगे, 2 लोब हो सकती हैं या फिर 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 या 6 लोब्स तक इनमें पाई जाती हैं। यानी इनका जो न्यूक्लियस होता है ये पॉलीमॉर्फिक होता है। इनके न्यूक्लियस में एक से अधिक जो लॉब्स हैं वो भी पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें बाकी सारे जो कोशिकांग हैं वो पाए जाते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो परिपक्व आरबीसी है उसमें बाकी कोशिकांग हैं वो अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन को उसके अंदर समाहित करना होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी में ऐसा नहीं होता है, उनमें बाकी कोशिकांग भी प्रेजेंट होते हैं। इनका निर्माण जो है वो जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण है वो माइलोइड प्रोजेनेटर सेल और लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल, इन दोनों से होता है। तो डब्ल्यूबीसी का अगर हम वर्गीकरण करें तो अभिरंजन के आधार पे या स्टेनिंग के आधार पे डब्ल्यूबीसी को इससे पहले, अभिरंजन से पहले इसमें पाई जाने वाली जो ग्रेन्यूल्स हैं उसके आधार पे डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कुछ जो डब्ल्यूबीसी हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं नहीं पाई जाती, इस प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी हैं वो एग्रेन्युलोसाइट्स या अकणिकीय डब्ल्यूबीसी कहलाती हैं। उनमें कणिकाएं या ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जाती हैं। दूसरी जो डब्ल्यूबीसी होती हैं जिनमें कणिकाएं पाई जाती हैं, यानी उनमें ग्रेन्यूल्स हैं, वो आपको दिखाई देंगी। इस प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स या कणिकामय डब्ल्यूबीसी कहलाती हैं। कणिकामय डब्ल्यूबीसी हैं वो संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का लगभग 65 से 70% भाग होती हैं, जबकि अकणिकीय या अग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं वो 25 से 30% होती हैं। आगे भी फिर कणिकामय या कणिकीय डब्ल्यूबीसी हैं उसको भी अभिरंजन के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें पाए जाने वाले जो ग्रेन्यूल्स हैं वो किस प्रकार के स्टेन से या अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं, इसके आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो अगर वो एक अम्लीय अभिरंजक से अगर अभिरंजित होती हैं तो इस प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी हैं वो इयोसिनोफिल या एसिडोफिल कहलाती हैं। दूसरी जो अगर वो किसी एक क्षारीय अभिरंजक से या बेसिक डाई से अगर स्टेन होती हैं तो वो बेसोफिल कहलाती हैं। तीसरी अगर वो एक उदासीन अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं तो इस प्रकार की जो डब्ल्यूबीसी है वो न्यूट्रोफिल कहलाती हैं। तो ये 3 प्रकार की हो सकती हैं, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो न्यूट्रोफिल होती हैं। उसके बाद में इयोसिनोफिल 2 से 4% होती हैं और लगभग 0 से 2% तक बेसोफिलिक होती हैं।
और संपूर्ण जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उसका 90% जो होती हैं वो न्यूट्रोफिल ही होती हैं, या अगर हम ये कहें कि संपूर्ण WBC का लगभग 70% है वो न्यूट्रोफिल होती हैं। सभी जो WBC हैं ये ब्लड में अगर संपूर्ण WBC का काउंट देखें तो ये 6000 से लेकर 10,000 पर घन mm³ में इनकी जो नंबर है वो पाई जाती हैं। कई बार कुछ अबनॉर्मल स्थिति में WBC की संख्या में वृद्धि हो जाना या कमी हो जाना ऐसा हो सकता है, जिसमें एक होता है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है WBC की संख्या में वृद्धि होना, इसकी संख्या में बढ़ोतरी अगर हो जाती है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। ल्यूकीमिया ये ब्लड कैंसर होता है, इसके दौरान WBC जो है उनमें अनियंत्रित विभाजन शुरू हो जाता है और इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, जिसको ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर कह देते हैं। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है WBC की संख्या में कमी हो जाना। कई प्रकार की कारणों से बोन मैरो में कोई इन्फेक्शन या बोन मैरो में प्रॉब्लम होने के कारण WBC के उत्पादन में कमी हो जाती है, या माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स हैं उनमें कमी होने के कारण ये स्थितियां हो सकती हैं। तो ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है WBC की संख्या में कमी हो जाना। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है, ब्लड कैंसर भी जिसको कह देते हैं। कैंसर के कारण WBC की संख्या अगर बढ़ जाती है। और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब होता है WBC की संख्या में वृद्धि हो जाना, ये ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। वो कैंसर के कारण भी हो सकता है या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है। अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो मैंने आपको बताया ल्यूकोसाइट्स जो हैं इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अगर उसमें ग्रेन्यूल्स उपस्थित हैं तो इस प्रकार की ल्यूकोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स कहलाती हैं, और अगर ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं तो वह अग्रेनुलोसाइट्स कहलाती हैं। ग्रेनुलोसाइट्स अभिरंजन के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। अगर वो अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं तो एसिडोफिल या इयोसिनोफिल कहलाती हैं, जो 1 से 4% होती हैं। दूसरी जो क्षारीय अभिरंजक से अगर अभिरंजित हो रही हैं, जिनके नंबर हैं वो 0 से 2% तक होते हैं, ये बेसोफिल कहलाती हैं। और तीसरी न्यूट्रोफिल जो उदासीन अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं वो न्यूट्रोफिल होती हैं, जो 60 से 70% के बीच में होती हैं। दूसरी जिनमें कोई कणिकाएं नहीं पाई जाती एग्रेनुलोसाइट्स या अकणिकीय, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। लिम्फोसाइट जो 25 से 30% होती हैं लिम्फोसाइट होती हैं, और दूसरी मोनोसाइट्स जो 5 से 12% होती हैं। लिम्फोसाइट भी उनमें उनके कार्य उनका विभेदन कहाँ होता है इसके आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। एक टी लिम्फोसाइट या जिनको टी सेल भी कहते हैं, जिनका विभेदन जो है वो थाइमस ग्रंथि में होता है। हालांकि इनका उत्पादन बोन मैरो में ही होता है, लेकिन ये उत्पादित होकर थाइमस ग्रंथि में पहुंच जाती हैं और वहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट होती हैं। दूसरी बी लिम्फोसाइट होती हैं, जिनका उत्पादन और विभेदन दोनों ही जो स्तनधारी हैं उनमें बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। इनको बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। ये दोनों ही अलग अलग प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, इसकी हम बाद में बात करेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण WBC का हम इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। बारी बारी से हम सभी जो कोशिकाएं हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे डिटेल में अध्ययन हम इसका इम्यूनोलॉजी जब पढ़ते हैं तब करते हैं। यहाँ पर एक संक्षिप्त जो जानकारी है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स या कणिकीय जो WBC हैं उनकी। इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है ये विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियस इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कणिकाएं पाई जाती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स कहलाती हैं। अब इनकी जो कणिकाएं हैं उसमें कई प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के फलस्वरूप रिलीज होते हैं। तो ये कणिकाएं किस प्रकार के अभिरंजक से अभिरंजित हो रही हैं इसी के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया जाता है। 3 प्रकार की ये होती हैं। पहले होती हैं इयोसिनोफिल्स या जिसको एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। इनकी कणिकाएं जो हैं वो अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। इनका जो केंद्रक होता है, इयोसिनोफिल का जो केंद्रक होता है वो द्विपिंडकीय होता है, और दोनों जो पिंड होते हैं वो एक संरचना से या स्तंभ से ये दोनों जो पिंड होते हैं वो केंद्र के जुड़े होते हैं। इसमें जो कणिकाएं होती हैं वो अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं, और अभिरंजित होने के बाद में ये रेड कलर की हो जाती हैं, यानी ये लाल रंग की दिखाई देती हैं। तो अम्लीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। इयोसिनोफिल है, इनका जो व्यास है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर होता है, और ये संपूर्ण जो WBC है उसका 2 से 4% इयोसिनोफिल होती हैं। इनका औसत जो जीवन काल है वो 8 से 12 दिन का होता है। सामान्यतः ये फैगोसाइटिक नहीं होती हैं, यानी इनकी भक्षाणविक क्षमता होती है वो सामान्यतः नहीं होती है, या फिर ये बहुत ही कम होती है। जैसे हम न्यूट्रोफिल से इनकी तुलना करें तो न्यूट्रोफिल की तुलना में इनकी जो फैगोसाइटिक नेचर होती है वो बहुत कम होती है। इन पे जो रिसेप्टर होते हैं 2 प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स के इनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं। IgG के रिसेप्टर भी इन पे पाए जाते हैं और IgE के रिसेप्टर भी इन पे पाए जाते हैं।
सामान्यतः कुछ एलर्जिक परिस्थितियों में इनके नंबर जो है वो बढ़ जाते हैं, या जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है या एलर्जिक जो रेस्पॉन्स जहाँ होते हैं वहाँ ये पहुँच जाती हैं। सामान्यतः अगर अपने जो श्वसन तंत्र की जो श्वास नली है या अस्थमा की जो स्थिति है वहाँ इनकी नंबर्स हैं वो बढ़े हुए मिलते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को प्रेरित भी करती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं जो इन्फ्लेमेशन या सोथज प्रक्रियाओं को प्रेरित करता हो। सोथज प्रक्रियाओं का मतलब होता है कि जब हमें कोई संक्रमण होता है तो संक्रमण स्थल पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वो जो एरिया है वो रेड हो जाता है, वहाँ खुजली होने लगती है या जलन होने लगती है। इस प्रकार की जो स्थिति है जिसको इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। तो सामान्यतः कोई अगर कृमि अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्ट करता है, सामान्यतः जो वर्म्स होते हैं उनके इन्फेक्शन के दौरान इयोसिनोफिल्स हैं उनके नंबर बढ़ जाते हैं। तो जहाँ पर ये कृमि प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये पहुँच जाती हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती हैं जो इन्फ्लेमेशन को या उन सोथज प्रक्रियाओं को प्रेरित करते हों। इसके साथ साथ ये इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले जो केमिकल्स हैं, जैसे हिस्टामिन को डिग्रेड करने वाला केमिकल है, वो भी ये साथ साथ में रिलीज करती हैं। तो ये इन्फ्लेमेशन को प्रेरित भी कर सकती हैं या उसको कम भी कर देती हैं। तो जहाँ एलर्जिक साइट होती है वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं, जैसे अस्थमा या त्वचा में कहीं एलर्जी है। और सामान्य जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई वर्म या कृमि जो एंटेरोबाइस हो सकता है, जो एसके हेलमिंथेस या प्लेटी हेलमिंथेस के जो सदस्य हैं, ये जहाँ आप पैरासाइट के रूप में होते हैं वहाँ पर ये पहुँच जाती हैं और इनके नंबर बढ़ जाते हैं। इनके ऊपर आईजीई और आईजीजी दोनों प्रकार के इम्यूनोग्लोबुल्स के रिसेप्टर इन पे पाए जाते हैं। इयोसिनोफिल्स के बाद में जो दूसरी डब्ल्यूबीसी हैं वो बेसोफिल्स होती हैं, जो क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। ये संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का ये मान सकते हैं कि 0 से 2% ही होती हैं। यहाँ पर 4% लिखा है लेकिन ये 0 से 2% ही होती हैं। इनकी जो कणिकाएं हैं वो क्षारीय अभिरंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित होती हैं और अभिरंजन के पश्चात ये ब्लू कलर की हो जाती हैं। ये फैगोसाइटिक नहीं होती हैं, इनका फैगोसाइटिक नेचर नहीं होता है। इनका जो केंद्रक होता है वो आंशिक रूप से द्विपिंडकीय होता है। इनकी जो संरचना अगर हम देखें तो ये संरचना में जो इसका केंद्रक है वो इस प्रकार से एक बड़ी लोब होती है या फिर साथ में एक छोटी लोब है वो उपस्थित हो सकती है। तो जनरली ये इस प्रकार की इनकी संरचना होती है। ग्रेन्यूल्स हैं वो मिथाइलिन ब्लू या क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं और अभिरंजन के बाद में ये ब्लू कलर की हो जाती हैं। इनका जो केंद्रक है वो किडनी के आकार का हो सकता है या आंशिक रूप से द्विपिंडीय हो सकता है। इनके ऊपर आईजीई के रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, इनके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वो आईजीई टाइप की जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसके रिसेप्टर होते हैं। और इनका जो नंबर है बेसोफिल है, जब हमें एलर्जी होती है या किसी एलर्जन की उपस्थिति में बेसोफिल से उनके नंबर बढ़ जाते हैं। एलर्जन एक विशेष प्रकार के एंटीजन ही होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे अपन जानते हैं एलर्जी के सिम्टम क्या क्या होते हैं। एलर्जी जब हमें होती है तो उस स्थान पे एक खुजली होती है या जलन हो सकती है, छींक आना, नाक में आँख में पानी बहना, ये सभी जो सिम्टम्स हैं एलर्जी के होते हैं। और एलर्जन जो होते हैं भिन्न भिन्न जो लोगों को भिन्न भिन्न पदार्थों से एलर्जी हो सकती है। जैसे धुएं से, धुआंसे से एलर्जी होती है कुछ लोगों को गेहूं से भी एलर्जी होती है, कुछ लोगों को जो आभूषण है उनसे एलर्जी होती है। तो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल हैं वो एलर्जी उत्पन्न करते हैं, उनको एलर्जन कहा जाता है। और एलर्जी का मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पदार्थ की उपस्थिति में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है या उसके प्रति एक तत्काल रेस्पॉन्स उत्पन्न करता है। तो जब एलर्जी की स्थिति होती है उस टाइम बेसोफिल्स जो है वो एक्टिवेट होती हैं, उनके नंबर्स हैं वो बढ़ने लगते हैं और ये कुछ विशेष प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो रिलीज करती हैं, जिसमें प्रमुख है हिस्टामिन और हिपेरिन। हिस्टामिन जो होता है वो एक वासोडाइलेटर होता है, यानी हिस्टामिन के रिलीज होने से वहाँ की जो वेसल्स हैं उनकी डायमीटर बढ़ जाती है, उनका व्यास बढ़ जाता है, जिससे उस साइट में उस स्थल पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। बेसोफिल्स दूसरा है हिपेरिन, ये एंटीकोगुलेंट होता है यानी प्रति रक्त स्कंदक होता है। इसकी उपस्थिति में ब्लड कोगुलेशन नहीं होता है यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे रक्त जो है वो प्रॉपर उस स्थान तक उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। इसके अलावा ये सभी जो पदार्थ है, जो हिस्टामिन है, हिपेरिन है, ये जो भी एलर्जन की उपस्थिति में जो रेस्पॉन्स होते हैं या एलर्जी के समय जो हमें परेशानियाँ होती हैं उन सभी को ये उत्पन्न करते हैं। तो एलर्जी की स्थिति में ये इन्फ्लेमेटरी जो रेस्पॉन्स हैं वो इन्हीं के कारण उत्पन्न होते हैं। ये हिस्टामिन और हिपेरिन का स्रावन करती हैं। और बेसोफिल जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपूर्ण डब्ल्यूबीसी की सबसे कम होती हैं, सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी हैं वो बेसोफिल ही होती हैं। उसके बाद में तीसरी जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो है न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ये लगभग संपूर्ण जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनकी 90% होती हैं और संपूर्ण WBC की ये लगभग 70% होती हैं। तो इनकी कुल WBC की ये 60 से 70% होती हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो 2 से लेके 5 पिंडों का बना होता है, यानी कि इसके केंद्रक में 2 से लेके 5 तक लोब उपस्थित हो सकती हैं। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सामान्यतः जो नॉन वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस पर ये जो है वो रेस्पॉन्स उत्पन्न करती है या उसके उपस्थिति के फलस्वरूप एक्टिवेट होती हैं। और किसी भी इन्फेक्शन का जो साइट है वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो न्यूट्रोफिल होती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर हो सकता है कि किसी टिश्यू को या किसी सेल्स को कहीं चोट लगी है, तो ऐसे क्षतिग्रस्त ऊतकों या जहाँ पर कोई बैक्टीरियल एंटीजन उपस्थित है वहाँ पे जो सेल्स हैं वहाँ की जो सेल्स हैं वो कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स रिलीज करती हैं। वो केमिकल्स जो है वो कीमोटैक्सिन कहलाते हैं। इन कीमोटैक्सिन की उपस्थिति के कारण जो न्यूट्रोफिल हैं वो न्यूट्रोफिल कोशिका को जो ब्लड कैपिलरी है या केशिका को पार करके, जिसको केशिका पारण कहते हैं, वहाँ से पार करके उस जो टिश्यू है या वहाँ तक पहुँच जाती हैं। अगर वो एंटीजन अगर ब्लड में है तो ये ब्लड में रेस्पॉन्स करती हैं, अगर वो टिश्यू में है तो उस केशिका को पार करके ये टिश्यू में पहुँच जाती हैं और वहाँ पे जाके ये उसको फैगोसाइटोसिस के द्वारा वो जो एंटीजन है उसको नष्ट कर देती है। सबसे ज़्यादा फैगोसाइटिक जो कैपेसिटी होती है वो न्यूट्रोफिल की होती है। न्यूट्रोफिल की फैगोसाइटिक नेचर होने के कारण ये सबसे महत्वपूर्ण फैगोसाइटिक सेल होती हैं। ये स्यूडोपोडिया का निर्माण करती हैं और स्यूडोपोडिया उस एंटीजन को कवर कर लेता है और फिर उस एंटीजन को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती हैं और उसके अंदर उपस्थित जो लाइसोजाइम है उस लाइसोजाइम्स में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं और वो एंजाइम्स उस एंटीजन जो है उसको नष्ट कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा जो भी डैमेज सेल्स हैं या टिश्यू हैं उनका भी रिपेयरिंग का कार्य जो न्यूट्रोफिल हैं वो करती हैं। इसके कोशिकाद्रव्य में जो कणिकाएं पाई जाती हैं ये उदासीन अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं। मेटाबॉलिकली ये आरबीसी से ज़्यादा सक्रिय होती हैं, आरबीसी से ये ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। इसका ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में जब इसका केंद्रक होता है वो एक पिंडकीय होता है और जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता है वैसे वैसे इसके केंद्रक में जो लॉब्स हैं इनकी संख्या बढ़ती जाती है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी उम्र जो है वो उसमें उपस्थित जो लॉब्स हैं उसके आधार पर उसके समानुपाती होती है, यानी जितनी ज़्यादा समय की न्यूट्रोफिल है उसमें उतने ही अधिक संख्या में लॉब्स होती हैं। इसमें कितनी लॉब्स हैं इसके आधार पर भी इसको न्यूट्रोफिल को 5 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी 1 लोब वाली, 2 लोब वाली, 3 लोब वाली या 4 पालियों युक्त या 5 पालियों युक्त। और जो लगभग जिसमें 2 या 3 पालियां होती हैं उनके नंबर जो हैं वो सर्वाधिक होते हैं। 1 पाली वाली जो न्यूट्रोफिल है उसके नंबर सबसे कम होते हैं और 5 पाली वाली के भी कम होते हैं, यानी मध्य में जो हैं 2 या 3 जिसके पालियां हैं उसके नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं। नॉन वायरल एंटीजन जैसे जीवाणु की फैगोसाइटोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका जो औसत जीवन काल है वो लगभग 5 से 6 दिन होता है और अगर ये ऊतकों में पहुंच जाती हैं तो वहां पर इसका औसत जीवन काल जो है वो 1 से 2 दिन तक होता है। न्यूट्रोपीनिया एक कंडीशन होती है। न्यूट्रोपीनिया का मतलब होता है कि न्यूट्रोफिल की संख्या में कमी हो जाना। तो किसी कारणों से अगर न्यूट्रोफिल की संख्या में कमी हो जाती है तो उसको न्यूट्रोपीनिया कहा जाता है, जो बोन मैरो इन्फेक्शन के कारण हो सकता है या माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स की कमी होने के कारण हो सकता है। तो ये न्यूट्रोपीनिया की स्थिति हो सकती है। इनकी जो कणिकाएं हैं इसमें 2 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। एक कणिकाएं प्राइमरी कणिकाएं कहलाती हैं, दूसरी सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स कहलाती हैं। इन कणिकाओं में कुछ जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे एसिड हाइड्रोलाइजेज हैं, लाइसोजाइम्स हैं, डिपेंसिन हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल सेल वाल है उसमें पोर क्रिएट कर सकते हैं या उस बैक्टीरियल सेल वाल की सिंथेसिस को रोक सकते हैं। तो ये कुल मिला के बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं। और सबसे पहले पहुंचने वाली जो न्यूट्रोफिल हैं वो न्यूट्रोफिल वहीं पे सबसे पहले पहुंचने वाली जो कोशिकाएं हैं प्रतिरक्षा की वो न्यूट्रोफिल ही होती हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कुछ और केमिकल्स रिलीज करती हैं जिसके कारण से दूसरी जो प्रतिरक्षा की कोशिकाएं हैं जैसे टी लिम्फोसाइट हैं वो वहाँ पहुँच पाती हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो WBC हैं वो ही इन्फेक्शन की साइड पे पहुँच पाती हैं। तो न्यूट्रोफिल जो उदासीन अभिरंजकों से अभिरंजित होने वाली जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो न्यूट्रोफिल कहलाती हैं। उसके बाद में दूसरी जो WBC हैं वो अकणिकीय या अग्रेनुलोसाइट्स कहलाती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में किसी भी प्रकार की कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं।
इनका जो केंद्रक होता है वो एक पिंडकीय होता है, सामान्यतः बड़ा केंद्रक होता है। इसको भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है एक होती है मोनोसाइट्स और दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनका केंद्रक मोनोसाइट्स की तुलना में छोटा होता है, जबकि मोनोसाइट्स जो होती हैं उनका केंद्रक जो है वो बड़ा होता है। मोनोसाइट्स अगर ब्लड में होती हैं तब तो वो मोनोसाइट कहलाती हैं, लेकिन अगर ये ऊतकों में पहुंच जाती हैं तो इनको फिर मैक्रोफाज कहा जाता है। ये संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 25 से 30% भाग बनाती हैं। पहले हम बात करते हैं मोनोसाइट की, उसके बाद में हम बात करेंगे लिम्फोसाइट की। मोनोसाइट्स जो हैं वो संपूर्ण जो डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं मोनोसाइट होती हैं। सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं वो मोनोसाइट होती हैं। इनका जो केंद्रक होता है वो एक पिंडकीय होता है और काफ़ी बड़ा केंद्रक होता है। जब ये रक्त में परिसंचरित होती हैं, जबकि अन्य ऊतकों में वे स्थापित भी हो जाती हैं। मैंने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेशन से जब ये बाहर ऊतकों में स्थापित हो जाती हैं तब इनको मैक्रोफाज कहा जाता है। भिन्न भिन्न जो ऊतक हैं वहाँ पे पाई जाने वाली जो मोनोसाइट हैं या वहाँ पाई जाने वाले जो मैक्रोफाज हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। मोनोसाइट जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं जिसको साइटोकाइनिन कहा जाता है, साइटोकाइन कहा जाता है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है इंटरल्यूकिन फर्स्ट। ये इंटरल्यूकिन फर्स्ट नामक जो साइटोकाइन है वो रिलीज करती हैं। जब इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज होता है तो क्या क्या होता है, जब कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर जब ये मैक्रोफाज या मोनोसाइट वहाँ पहुँच जाती हैं तो वे इंटरल्यूकिन फर्स्ट रिलीज करती हैं। तो इंटरल्यूकिन फर्स्ट के प्रभाव से हाइपोथैलेमस है वो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है, यानी इसका इंटरल्यूकिन फर्स्ट है वो हाइपोथैलेमस को प्रभावित करता है। फलस्वरूप हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी टेम्परेचर को हम जानते हैं कि रेगुलेट करता है और ऐसी स्थिति में अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार आने लगता है। जो फीवर है वो इसी कारण से आता है। लिवर को ये ग्लोबुलिन प्रोटीन निर्माण को प्रेरित करता है। रक्त में चूंकि इन ग्लोबुलिन प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है तो लिवर के द्वारा इन जो ग्लोबुलिन प्रोटीन हैं उनका उत्पादन बढ़ जाता है। ये एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके उत्पादन को प्रेरित करती हैं। तो टी लिम्फोसाइट के उत्पादन को भी ये प्रेरित करती हैं। तो हम जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये विशिष्ट प्रतिरक्षा का कार्य करती है या हमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी एक विशेष प्रकार के एंटीजन के विरुद्ध कोई विशेष प्रकार की सेल है वो ही कार्य कर पाती है। इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी या विशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है, जबकि अविशिष्ट प्रतिरक्षा में ऐसा नहीं होता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो एंटीजन में डिफरेंस नहीं करती हैं, वो उस पर सब पे समान रूप से कार्य करती हैं। तो जो बाकी जो डब्ल्यूबीसी हैं, चाहे वो न्यूट्रोफिल है, इयोसिनफिल, बेसोफिल हैं, वो अविशिष्ट प्रतिरक्षा का ही भाग हैं। लेकिन जो लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी या विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। तो इन मोनोसाइट्स जो हैं वो इन टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती हैं, इसलिए ये एक विशिष्ट और अविशिष्ट प्रतिरक्षा के बीच में एक लिंक का कार्य करती हैं, उनको जोड़ने का कार्य करती हैं। मैक्रोफाज न्यूट्रोफिल से अधिक फैगोसाइटिक होती हैं, यानी ये ज़्यादा पावरफुल फैगोसाइटिक होती हैं और लंबे समय तक ये जीवित रहने वाले कोशिकाएं होती हैं। न्यूट्रोफिल हैं वो इतनी पावरफुल फैगोसाइटिक सेल्स नहीं होती हैं जितनी कि मैक्रोफाज होती हैं, और न्यूट्रोफिल का जो लाइफ टाइम है वो भी मैक्रोफाज की तुलना में कम होता है। तो मैक्रोफाज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मोनोसाइट्स जो टिश्यू में स्थापित हो जाती हैं वो मैक्रोफाज कहलाती हैं। मैक्रोफाज और मोनोसाइट मिलके और उसके साथ कुछ दूसरी जो कोशिकाएं मिलके जो सिस्टम बनता है या उससे जो प्रतिरक्षा का तंत्र बनता है उसको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहा जाता है। कुछ ऊतकों में पाई जाने वाली जो मैक्रोफाज हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है वो यहाँ पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। संधियाँ या अपने जो जॉइंट्स हैं, हड्डियों के जो जॉइंट्स जहाँ पर हैं वहाँ पर पाई जाने वाली जो मैक्रोफाज हैं जिसको सिनोवियल सेल्स कहा जाता है, ये वहाँ पर प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। त्वचा में पाई जाने वाली मैक्रोफाज लैग्रहैंस सेल्स कहलाती हैं। मस्तिष्क में माइक्रोग्लियल सेल्स पाई जाती हैं। यकृत में आप पहले भी पढ़ चुके हो कुपर सेल्स पाई जाती हैं जो प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। फेफड़ों में एल्वोलर सेल्स पाई जाती हैं। नेफ्रॉन या किडनी में मिजेंजियल सेल्स पाई जाती हैं। अस्थियों में पाई जाने वाली मैक्रोफाज को ऑस्टियोक्लास्ट सेल कहा जाता है। उसी प्रकार साइनस लाइनिंग मैक्रोफाज पाई जाती हैं। ये फ्लीहा में, लसिका गांठों में या थाइमस ग्रंथि में पाई जाने वाली जो मैक्रोफाज हैं उनको साइनस लाइनिंग मैक्रोफाज कहा जाता है। तो ये मोनोसाइट्स हैं जो सेल में पाई जाती हैं, ऊतकों में पाई जाती हैं, वहाँ स्थापित हो जाती हैं और वहाँ पर ये प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जो भी जीवाणु वहाँ पहुँचते हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पहुँचते हैं उनको
फैगोसाइटिक नेचर के द्वारा उनको ये नष्ट करती हैं, उनको इनगल्फ करती हैं और फिर उसको ख़त्म करने का कार्य करती हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये मैक्रोफाज कहलाती हैं, जो वास्तव में मोनोसाइट ही होती हैं। इस डायग्राम के द्वारा आप देख सकते हैं, ये तीन चित्र मैंने दिखाए हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनफिल का। बेसोफिल ये जो कि मिथाइलिन ब्लू से स्टेन होती हैं और स्टेनिंग के उपरांत ये ब्लू कलर की हो जाती हैं। इसका जो केंद्रक है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें एक ही लोब आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में जो न्यूट्रोफिल है वो न्यूट्रोफिल आप देख सकते हैं। न्यूट्रोफिल का यहाँ पर ये तीन लोब वाला केंद्रक है, तीन लोब जो है वो इस तरह से जुड़ी हैं। स्टेनिंग के बाद में ये रेड कलर की हो जाती हैं। इयोसिनफिल ये भी स्टेनिंग के बाद में रेड कलर की हो जाती हैं, अम्लीय विरंजकों से विरंजित होती हैं। और इसका जो केंद्रक है ये बाइलोब दिखाया है, द्विपिंडकीय है। तो ये कुछ ये जो तीनों हैं वो कणिकीय WBC हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हैं। अकणिकीय में हमने देखा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट की चर्चा जो है वो अपने नेक्स्ट व्याख्यान में करूँगा, क्योंकि उसको हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होगा। उसके साथ ही हम जो फिर जो तीसरी थ्रोम्बोसाइट्स जो हैं, तीसरी जो रक्त कणिकाएँ हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कहा जाता है, उसी की भी चर्चा मैं अगले व्याख्यान में करूँगा। तो इस व्याख्यान में हमने देखा कि न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनफिल और मोनोसाइट ये प्रतिरक्षा की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। वैसे इसकी डिटेल में चर्चा हम इम्यून सिस्टम के दौरान करते हैं। जनरली कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है कि न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले WBC हैं, जो सामान्यतः जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ कार्य करती हैं और उस पर IgG के रिसेप्टर होते हैं। इयोसिनफिल हैं ये जो सामान्यतः किसी कृमि का इन्फेक्शन होने पर उनकी संख्या बढ़ जाती है, उन पे IgE और IgG दोनों के रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। जबकि बेसोफिल होती हैं वो एलर्जी के समय ये secret होती हैं और जहाँ पर एलर्जन उपस्थित होता है वहाँ पर ये पहुँच जाती हैं और ये हिस्टामिन, हिपेरिन जैसे पदार्थ रिलीज करती हैं जो एलर्जिक रेस्पॉन्स को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार के ये तीन जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं। मोनोसाइट्स जो हैं ये भी महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। अगर ये ब्लड सर्कुलेशन में होती हैं तब इनको मोनोसाइट कहा जाता है, लेकिन टिश्यूज़ में जाके ये मैक्रोफाज के रूप में स्थापित हो जाती हैं और टिश्यूज़ को इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। ये जो मोनोसाइट्स हैं वो न्यूट्रोफिल की तुलना में ज़्यादा पावरफुल फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं और लंबे समय तक ये कार्य कर सकती हैं। ये विशिष्ट और अविशिष्ट प्रतिरक्षा के बीच में एक कड़ी का कार्य करती हैं। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। नेक्स्ट व्याख्यान में हम लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।